नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के इतिहास की। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर समझेंगे इस देवभूमि के सफर को, मतलब एकदम शुरुआत से लेकर आज तक। बिल्कुल। और ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि इस इलाके की बात तो बहुत पुराने ग्रंथों में भी है, ऋग्वेद में भी। तब इसे केदार खंड और मानस खंड कहते थे। सोचिए, नाम ही कितने आध्यात्मिक हैं। रामायण महाभारत से भी जुड़े हैं किससे। हाँ, और केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये तो आज भी इतने बड़े तीर्थ हैं। सुना है व्यास, कर्ण, अगस्त्य जैसे ऋषि मुनि यहीं तपस्या करते थे। जी हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थी, ये तो ज्ञान और तपस्या के बड़े केंद्र थे। और शायद इसी गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव ने इसे वो देवभूमि वाली पहचान दी, है ना, जो आज भी इसकी पहचान का एक अहम हिस्सा है। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ें तो मध्यकाल में यहाँ फिर स्थानीय राजाओं का जमाना आया। कत्यूरी वंश का नाम सुना है? हाँ, पहले कत्यूरी थे, फिर कुमाऊं में चंद वंश आया और गढ़वाल में पवार वंश। हाँ, पवार वंश में वो राजा अजयपाल का नाम बहुत आता है। कहते हैं उन्होंने गढ़वाल को एक किया। जी, अजयपाल। उनका काम सिर्फ जीतना नहीं था। ऐसा लगता है कि उन्होंने वो जो छोटे छोटे बिखरे हुए करीब 52 गढ़ थे ना, उनको न सिर्फ जीता बल्कि शायद एक तरह से जोड़ा। मतलब प्रशासन के स्तर पर, शायद कल्चर के लेवल पर भी। ये उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। इसने गढ़वाल को एक मजबूत पहचान दी जो काफी समय तक रही। चंदवंश ने भी कुमाऊं में ऐसा ही कुछ किया था। अच्छा, फिर कहानी में गोरखा आ जाते हैं 1803 के आसपास। हाँ, गोरखाओं का हमला हुआ, पर उनका राज ज्यादा लंबा नहीं चला। क्योंकि 1815 में अंग्रेज आ गए। जी, अंग्रेजों ने गोरखाओं को हराया और फिर कुमाऊं और गढ़वाल का काफी हिस्सा सीधे ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गया। पर शायद सारा नहीं। टिहरी गढ़वाल का क्या हुआ? हाँ, यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। टिहरी गढ़वाल की रियासत वो आजाद रही। शायद सुगौली संधि की वजह से या अंग्रेजों से कोई अलग समझौता हुआ होगा। उन्होंने अपनी स्वायत्तता बचाए रखी। और इसी ब्रिटिश दौर में वो हिल स्टेशन वगैरह बने, मसूरी, नैनीताल। बिल्कुल, ये भी एक बड़ा बदलाव था। सिर्फ अंग्रेजों के घूमने फिरने के लिए नहीं, इससे यहाँ की इकोनॉमी, लोग, सब पर असर पड़ा। टूरिज्म की शुरुआत हुई एक तरह से। फिर देश आजाद हुआ, तब तो ये पूरा इलाका उत्तर प्रदेश का हिस्सा बन गया था। जी हाँ, यूपी का हिस्सा बना। तो फिर अलग राज्य की मांग क्यों उठी? क्या सिर्फ दूरी का मसला था लखनऊ से? नहीं, सिर्फ दूरी नहीं, बात उससे गहरी थी। लोगों को लगता था, और शायद सही भी लगता हो, कि उनकी जो पहाड़ी संस्कृति है, उनकी ज़रूरतें हैं, वो लखनऊ में बैठी सरकार ठीक से समझ नहीं पा रही। उनकी भौगोलिक दिक्कतें अलग थीं, विकास की प्राथमिकताएं अलग थीं। ये भावना धीरे धीरे बढ़ती गई और एक बड़े आंदोलन का रूप ले लिया। और वो 1994 का आंदोलन, उसका जिक्र बहुत होता है। हाँ, 1994 का आंदोलन वो एक तरह का क्लाइमैक्स था। जो गुस्सा, जो अपनी पहचान की चाहत सालों से जमा हो रही थी, वो तब खुलकर सामने आई। उस दौर में काफी संघर्ष हुआ, लोगों ने बलिदान भी दिया। ये दिखाता है कि मांग कितनी जमीनी और भावनात्मक थी। और फिर आखिरकार वो दिन आया, 9 नवंबर 2000, जब उत्तरांचल नाम से नया राज्य बना। जी, उत्तरांचल। हालांकि 2007 में नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया, जो शायद ज्यादा सही लगता है ऐतिहासिक रूप से। हाँ, और राजधानी देहरादून बनी। और न्यायिक राजधानी नैनीताल, जहां हाई कोर्ट है। तो ये राज्य बनना उन सारे संघर्षों का, उन उम्मीदों का नतीजा था। लोगों को अपनी किस्मत खुद तय करने का मौका मिला। और आज देखें तो उत्तराखंड अपनी खास गढ़वाली और कुमाऊनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। वो हरेला और फूलदेई जैसे त्योहार। बिल्कुल। और साथ में वो हिमालय का नजारा, वो अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता। तो ये एक तरह का संगम है। हाँ, वही संगम जिसकी बात हम शुरू में कर रहे थे। वो हजारों साल पुरानी आध्यात्मिकता, यहाँ की अपनी जीती जागती संस्कृति और प्रकृति का आशीर्वाद, ये तीनों चीजें मिलकर आज का उत्तराखंड बनाती हैं। तो हमने देखा कि उत्तराखंड का इतिहास कितना घुमावदार रहा है। प्राचीन जड़ों से शुरू होकर अलग अलग राजा, भारी ताकतें, फिर एक जन आंदोलन और आखिरकार अपना राज्य। बिल्कुल। और यहाँ शायद सोचने वाली बात यह है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, कि भविष्य में क्या, मतलब उत्तराखंड अपनी इस पुरानी इतनी कीमती विरासत और संस्कृति को सहेजते हुए आज की जो तेज विकास की जरूरतें हैं, उनके बीच बैलेंस कैसे बनाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, चुनौती भी है और शायद एक मौका भी।